आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना हम इंसानों के लिए एक अव्वलीन अमल है। तभी तो हम ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। कायनात की सारी शय मौजूद है और सेहत नदारत है तो समझ लिए सब कुछ बेमानी नज़र आता है। नाजरीन, तभी तो हम हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के ज़रिए तमाम तरीक़े के जो मौज़ूआत हैं, जो बीमारियां हैं, अमराज हैं, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको फ़राहम करते हैं। नाजरीन, कुछ बीमारियां, कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो एक इंसान को विरासत में मिले होते हैं, यानी कि उसके पैदाइश के साथ ही साथ साथ चले आते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं, और जो अमराज है, बीमारियां हैं, उनसे थोड़ा सा हट कर होते हैं। एक ऐसा ही मर्ज़ जो काबिल ज़िक्र भी है और काबिल फ़िक्र भी है, जिसकी बात आज हम अपने इस शुमारे में करेंगे, और जिसके लिए आज हमने मदऊ किया है स्टूडियो में डॉक्टर्स के एक ख़ास पैनल को भी। ये मर्ज़ जिसका ज़िक्र हम कर रहे हैं, इसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो वालिदैन से उनके होने वाले बच्चों में दाखिल हो सकता है। एक तरह का अनीमिया भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें जो इंसानी जिस्म है उसे ताउम्र एक जंग लड़नी पड़ती है। नाजरीन, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। क्या है ये थैलेसीमिया, आखिर क्यों होता है, एक वालिदैन से कैसे ये बच्चों के अंदर ये पहुंच जाता है, ये सभी बातें अब हम जानेंगे। नाजरीन, अगर आपके भी दिल में कोई सवालात हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सवाल सुनेंगे, उनका जवाब देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना फ़ोन उठाना है और हमारे टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और अब सभी सवाल पूछ सकते हैं। तो नाजरीन, ये प्रोग्राम हम आगे बढ़ाइए, तो इससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं थैलेसीमिया पर मबनी इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र। नाजरीन, इंसानी जिंदगी के लिए खून एक लाजमी जज्व है और खून की कमी या इसमें किसी भी तरह की खराबी बीमारी की वजह बनती है। हमारे जिस्म में मौजूद खून हमारे जिस्मानी आज़ा तक ग़िज़ाइयत पहुंचाता है, ऑक्सीजन फराहम करता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमारी हिफाजत करता है। लेकिन कभी कभी जिस्म में मुनासिब मिक़दार में सेहतमंद खून नहीं बन पाता, या जो बनता है उसमें कुछ खराबी होती है। खून की ऐसी ही एक बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों में बहुत कम खून बनता है और उन्हें खून चढ़वाने की जरूरत होती है। थैलेसीमिया को एक मौरूसी बीमारी भी कहा जाता है, यानी ये वालिदैन की जीन्स की खराबी की वजह से औलाद में मुंतकिल होती है। इस मर्ज में जुज़वी तौर पर जीन्स की खराबी की वजह से खून के रेड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन चूंकि जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का अहम जरिया है, इसलिए नाक़िस हीमोग्लोबिन की वजह से खून के रेड सेल्स सही तौर पर ऑक्सीजन की मुंतक़िली नहीं कर पाते और तबाह हो जाते हैं। इसी वजह से इस मर्ज के शिकार बच्चों में खून बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं बन पाता। बच्चे में ये खराब जीन्स वालिद या वालिदा या दोनों से ही जा सकते हैं। थैलेसीमिया को मौरूसी एनीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी माँ बाप से मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया को बुनियादी तौर पर दो जुमरों में तकसीम किया जा सकता है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। अगर दोनों वालिदैन में से किसी एक से बच्चे में खराब जीन मुंतकिल होते हैं तो बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होता है, और अगर दोनों वालिदैन से ही बच्चे में खराब जीन्स जाते हैं तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होता है। मर्ज की शिद्दत के एतबार से थैलेसीमिया मेजर शदीद तरीन यानी खतरनाक और थैलेसीमिया माइनर कम तरीन शिद्दत वाला मर्ज है। खून के टेस्ट के बाद ही इस मर्ज का पता चलता है। थैलेसीमिया माइनर के लिए किसी बड़े इलाज की जरूरत नहीं होती, जबकि थैलेसीमिया मेजर को ज्यादातर हर महीने खून चढ़वाने की जरूरत होती है। थैलेसीमिया मेजर से जान का खतरा भी हो सकता है। इस बीमारी की अलामात पैदाइश के कुछ महीने बाद ही जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर इसके असरात चौथे या पांचवें महीने में अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। थैलेसीमिया की अलामात एनीमिया के मरीजों जैसी ही होती हैं,
जैसे जिल्द का पीला हो जाना, थकावट, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी, सर दर्द, भूख न लगना, वजन में कमी, बच्चों की नशोनुमा न हो पाना, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, कब्ज या दस्त होना और खुश्क खांसी। एक जेनेटिक बीमारी होने की वजह से थैलेसीमिया का मरीज ज्यादा उम्र नहीं पाता। ये बीमारी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि भारत में थैलेसीमिया मेजर के शिकार बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद है और यहाँ हर साल तकरीबन 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। लिहाजा इसके बारे में बेदारी और इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात की सख्त जरूरत है। थैलेसीमिया से बचाव के लिए पीने का साफ पानी, सेहतमंद ग़िज़ा, फल सब्जियां इस्तेमाल करें। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। थैलेसीमिया के मरीज को ज्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा, अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। शदीद थैलेसीमिया के इलाज के लिए स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। लेकिन अब भी इस मर्ज के बारे में मालूमात में इजाफे और बेदारी की सख्त जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद कम हो सके। तो देखा नाजरीन हमने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से जो ख़राब जीन्स हैं जो वालिदैन से एक बच्चे में मुंतकिल होते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ उस बच्चे को हो जाता है और कितना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। थैलेसीमिया मर्ज़ जो है उसे मुल्क जो है हमारा वो उसकी राजधानी भी कहा गया है कहीं ना कहीं। तो नाजरीन ये भी हम कहेंगे कि एक तरीके की जंग है जो एक इंसान को ताउम्र लड़नी होती है, इसलिए उसे इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि इस जंग से खुलकर लड़ना होगा। आज भी हमारे मुल्क में इस मर्ज़ के तई जो है वो बेदार लोग नहीं हैं, हमारी आवाम उतनी बेदार नहीं है। आखिर क्यों नहीं है इतनी बेदार, ये बात हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए उनका रुख करते हैं और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। यकीनन नाजरीन, हम लोग जो हैं इस प्रोग्राम में हमारी मकसद यही है कि हम आपको किसी भी बीमारी के बारे में बताएं, आप अवेयर रहें किसी भी बीमारी से, ताकि आप बीमारी को समझ पाएँ, उसके जो अलामात हैं उसको समझ पाएँ और सही वक्त पर उसका इलाज कर पाएँ, सही डॉक्टर के पास उसके लिए जा पाएँ। तो थैलेसीमिया को लेकर आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर तुलिका सेठ। डॉक्टर तुलिका सेठ प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर जसमीता जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। और हमारे साथ आयुर्वेद को लेकर जो बात करेंगे, आयुर्वेद के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से आयुर्वेद में थैलेसीमिया का इलाज होता है, क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और खाने पीने को लेकर भी हर बीमारी में एक ख़ास अहमियत रखता है खाना पीना, तो उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। वो हैं डॉक्टर महेश व्यास। डॉक्टर महेश व्यास डीन पीएचडी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का, मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। आज का मौजू है थैलेसीमिया। डॉक्टर सेठ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर अब बात हो रही है थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया एक आम लफ्ज़ तो है नहीं, आम बीमारी तो है नहीं कि हम इसके बारे में हर कोई जानता हो, समझता हो किस तरह की बीमारी है, लेकिन है तो एक बीमारी, और इस तरह की बीमारी है जो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए। तो डॉक्टर तुलिका सेठ, हमें आप बताएं, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बताएं, क्या होता है थैलेसीमिया बीमारी, किस तरह से ये किसी के भी अंदर आ सकती है बच्चे में, और किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए, ये सब बातें तो होंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या है थैलेसीमिया बीमारी। तो थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है जी जी वो एक म्यूटेशन के कारण जो लाल कोशिकाएं होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं जी। और पेशेंट में हमेशा खून की कमी या अनीमिया रहता है। ओके। बट ये किसी चीज़ की जैसे लोहे की कमी या किसी और चीज़ की कमी के वजह से नहीं जी, है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये आता कहाँ से है? माता पिता से आता है। माता पिता में एक म्यूटेशन है उनके जीन्स में, इसलिए उनको थैलेसीमिया माइनर या उनको कैरियर्स बोलते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक म्यूटेशन की वजह से आदमी बीमार नहीं होते बल्कि उसको मलेरिया से बचाव होता है। बट जब दो लोग होते हैं जो दोनों कैरियर्स हैं और उनकी शादी होती है तो उनके बच्चों में वो नॉर्मल हो सकते हैं या थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं। तो 75% तो चांस है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट 25% रिस्क है हर प्रेगनेंसी में कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके। तो इसके बारे में एक चीज़ और बताइए, एक तो ये कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और कितनी तरह का होता है थैलेसीमिया, डॉक्टर सेठ?
तो थैलेसीमिया जो कैरियर्स होते हैं उनको हम पेशेंट नहीं बोलते हैं, तो थैलेसीमिया माइनर जो कैरियर्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जो थैलेसीमिया मेजर है वो इसका सबसे सिवियर फॉर्म है। जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल होता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो एक दूसरे प्रकार का खून होता है और लगभग 1 साल की उम्र में अडल्ट नुमा खून बनता है और उसी के बनने में म्यूटेशन है तो वो ठीक से नहीं बनता है। तो लगभग 6 महीने में बच्चा थोड़ा सा खून की कमी दिखाता है, चिड़चिड़ा होगा, सफ़ेद दिखेगा, सांस तेज़ होती आती है, कभी कभी पेट बड़ा हो जाता है क्योंकि तिल्ली और जिगर बड़ा हो जाता है, वो खून बनाने की कोशिश करता है। आमतौर पे 6 महीने से 1 साल के बीच में इन बच्चों का पता चलता है और काफ़ी खून की कमी हो जाती है और कई बार इनको खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। और उस समय फिर हमें पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है और जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर हर 2 हफ्तों में उनको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है आजीवन। और इसके बीच में एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है, ये बच्चे भी थैलेसीमिया मेजर के जैसे हो सकते हैं या थोड़ा सा कम दिक्कत होती है। ये बच्चे 2 साल के बाद भी कई बार पता चलता है और इनमें भी खून की कमी होती है, इनका भी जिगर और तिल्ली बढ़ सकता है, इनमें भी खून की कमी होती है, पर इतना खून की कमी नहीं होती है जितना थैलेसीमिया मेजर में है। थैलेसीमिया मेजर के बच्चों की इतनी ज़्यादा खून की कमी होती है कि अगर आप खून नहीं चढ़ाएंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। जी, आपने ये बता रही हैं कि अगर थैलेसीमिया जो मेजर हैं उनमें खून नहीं चढ़ाया जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। एक चीज़ आपने बताई कि तिल्ली बड़ी होती है बच्चों की और जिगर भी बढ़ जाता है, तो ये किस तरह से पता चलता है? खाली खून की कमी हो रही है तो एक जाहिर हो सकता है, क्योंकि वो खून की कमी हो रही है, बच्चा पीला हो रहा है, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये जो आप बता रही हैं तिल्ली का बढ़ना है, जिगर का बढ़ना है, ये कैसे जाहिर हो सकता है एक आम बच्चे पर? आप देखेंगे कि बच्चे का पेट निकल आया है, कभी कभी इतना ज़्यादा निकल आता है कि लगता है कि कुछ पेट में प्रॉब्लम है, और बच्चे की सांस काफ़ी तेज़ हो जाती है। हमेशा बच्चा थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि उसका पूरा शरीर खून बनाने की कोशिश करता है, और अक्सर बच्चा अगर खाना पीना खाता भी है तो भी वजन नहीं बढ़ता है क्योंकि वो सारी एनर्जी अपनी खून बनाने में निकालता है। तो इस वजह से भी हमें खून देना पड़ता है ताकि बच्चा ग्रो करे, नहीं तो वो सारे टाइम अपना खून की फैक्ट्री ज़्यादा काम करती है, बट वो जो खून बनाता है वो डिफेक्टिव खून होता है, वो कम समय तक रहता है, इसलिए वो खून बनता है और फिर टूट जाता है। ओके, राइट। जी, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर खुलकर बताया कि थैलेसीमिया आखिर है क्या। डॉक्टर जस्मिता, अगर आपसे मुखातिब हों तो एक सवाल ये भी है कि थैलेसीमिया और अनीमिया, इनमें क्या फ़र्क है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। अनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी होना। अनीमिया के बहुत सारे प्रकार और बहुत सारे कारण होते हैं। थैलेसीमिया एक टाइप का अनीमिया है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट है, जिसे हम ग्लोबिन बोलते हैं, द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट, जैसा मैम ने कहा, वो हेरिडिटरी या जेनेटिक डिफेक्ट है। सो अगर वो जेनेटिक डिफेक्ट रहेगा, वो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनेगा, तो आप चाहे जितना भी आयरन दे दें या पेशेंट को जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन दे दें, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। सो ये है बीमारी जिसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया मेजर, जैसे मैम ने कहा, इनकी हम सब में 2 नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं। अगर मान लीजिए किसी के दोनों ही बीटा ग्लोबिन चेन म्यूटेटेड हैं तो उसको थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। मैं बीटा थैलेसीमिया की बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है हमारी कंट्री में। जी। ओके। एक चीज़ और बताइए यहाँ पर डॉक्टर जस्मिता, अभी आपने बात की अनीमिया के बारे में बताया, थैलेसीमिया के बारे में बताया, ये इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न भी हो सकता है माँ बाप के अलावा? कुछ इसके बारे में बताना चाहें आप? खाली माँ बाप ही इसके मतलब विरासत में बच्चों को मिल गई ये चीज़, या कोई कमी ऐसी रही कि जब प्रेगनेंसी का वक्त है उसमें कुछ कमी रह गई, टेस्ट में कमी रह गई, कुछ जो डाइट लेनी चाहिए किसी ख़ास तरह की उसमें कमी रह गई, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने कहा, ये बीमारी विरासत में मिलती है, मतलब एक पार्ट डिफेक्ट का मदर से, एक पार्ट डिफेक्ट का पिताजी से, तो वहाँ से डिफेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में अगर ये खाया या वो नहीं खाया उससे ये बीमारी होगी, तो वो माँ बाप की गलती नहीं है, ना ही उन्होंने चूज किया है कि उनमें जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है।
एज अ पॉलिसी हमारे देश में हम कोशिश करते हैं कि सारी ही प्रेगनेंसीज जो अस्पतालों में रजिस्टर्ड हों उनमें थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। तो नॉर्मली पहले माता का टेस्ट करते हैं, अगर उस टेस्ट में थैलेसीमिया कैरियर होने का या ट्रेट होने का साइन आता है तो पति का टेस्ट किया जाता है। सो इन दैट केस जो पति हैं अगर वो भी थैलेसीमिया कैरियर निकलते हैं तो हम आगे जाके बच्चे का जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए प्रीनेटल टेस्टिंग कर सकते हैं। डॉक्टर जसमीता, मैं इसके बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में आपसे तफसील से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर हम डॉक्टर महेश बैठे हैं, डॉक्टर महेश के पास जाना चाहूँगा। हमारे मुल्क में अभी आयुर्वेद नई नई चीज़ें ला रहा है, आयुर्वेद बहुत अच्छे से लोगों के इलाज कर रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेद ने प्रूव की हैं और आयुर्वेद आज के वक्त में मतलब देखने में आ रहा है कि बहुत ही मददगार एक इस तरह का मतलब ट्रीटमेंट आयुर्वेद में जो बहुत अच्छा साबित हो रहा है। यहाँ पर थैलेसीमिया की बात हो रही है। डॉक्टर महेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने लफ्ज़ों में किस तरह से थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहेंगे और क्या इसका इलाज है, किस तरह के खान पान या जो भी आप इसमें अपने राय रखना चाहें डॉक्टर महेश साहब? जी, आयुर्वेद में जो थैलेसीमिया का वर्णन है वो पांडु रोग के अंतर्गत किया गया है और पांडु रोग में जैसा कि अभी हमारे दोनों साथियों ने बताया कि 2 प्रकार से होता है। एक तो रक्त की अल्पता जिसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, और दूसरा होता है रक्त की विकृति जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वही बराबर नहीं है। तो आयुर्वेद इस थैलेसीमिया को 3 कैटेगरी में बताता है। एक बोलता है बीज दुष्टिजन्य, दूसरा इसको कहा जाता है सहज, और तीसरा बोलते हैं आदि बल प्रवर्त। इन 3 रूप में थैलेसीमिया का वर्णन है पांडु रोग के अंतर्गत। तो बीज दुष्टि भी वही हुई कि माता और पिता दोनों के कारण, जिसको अपन क्रोमोसोम लेवल पर समझ सकते हैं। सहज भी वही कहते हैं कि जन्म से जो उत्पन्न होता है, और आदि बल प्रवर्त मैंने पहला प्रारंभ से ही जिसमें जिसके अंदर ये होने वाला है उसका आहार विहार या उन चीज़ों का कोई रोल नहीं रहता है। तो थैलेसीमिया का इस प्रकार से वर्णन है और इसके लक्षण में भी बड़े अच्छे से वहां पर बता रखा। आचार्य चरक ने कहा कि अल्प रक्तो अल्प मेदस को निस्सारा शीतलेंद्रिय, माने एक तो रक्त की अल्पता रहती है। तो रक्त की अल्पता से हमको धीरे धीरे आगे जाके पता लगता है कि इसमें थैलेसीमिया है। और दूसरा उसको शिरशूल मतलब हेडक जो है वो रहता है। उसमें निस्सार और शीतलेंद्रिय 2 लक्षण जो बता रखे हैं, माने बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग दिखेगा। माने जो उसके चेहरे पे चमक रहना चाहिए, ये सामान्य बच्चों में जिस प्रकार का डेवलपमेंट रहता है वो नहीं मिलेगा। और जैसे छोटे बच्चे रहते हैं किसी के साथ खेलना, तो उन चीजों में उसका मन इतना नहीं लगेगा, इन्वॉल्व इतना नहीं हो पाता है। तब कई बार टेस्ट करवाते हैं और पता लगता है कि इसको जो है थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा सा अवेयरनेस सही रखी जाए, सही समय पर अगर इसका पता लगता है, और जैसा कि अभी दोनों डॉक्टर्स ने बताया था कि माता और पिता अगर दोनों में है तो फिर अगर वो दोनों कैरियर हैं तब फिर मेजर थैलेसीमिया की संभावना रहती है। इसलिए अगर सावधानी रखी जाए तो बहुत कुछ इसके बचाव के उपाय किया जा सकते हैं। ओके। तो आपने बेदारी की बात की, अवेयरनेस की बात की, तो डॉक्टर तुलिका हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने बताया कि मेजर और माइनर थैलेसीमिया के बारे में, और ये वालिदैन जो होते हैं उसका एक तरीके से कैरियर भी होते हैं। तो अगर हम आपसे ये बात कहें कि अगर 2 लोग जो शादी करने वाले हैं, अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, तो क्या उन्हें पहले से किसी तरीके के टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो जब वो बेबी प्लान करें, उनके बच्चे में किसी तरीके की जेनेटिक बीमारी ना पहुँचे? क्या हमारे मुल्क में ये काम ज़रूरी है, इसके लिए बेदार होना ज़रूरी है? कई कंट्रीज़ हैं जैसे साइप्रस, इटली, वहाँ पे तो मैरिज लाइसेंस तभी मिलता है जब आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करके उनको दिखाते हैं। तो इंडिया में हमारे यहाँ काफ़ी फ्रीडम है, आज़ादी है, एंड प्लस शादी वगैरह में कई बार फैमिलीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है। बट आई थिंक अभी नए जनरेशन में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है। जनरली ये बताया जाता है कि 2 थैलेसीमिया कैरियर्स को नहीं शादी करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। मान लीजिए आप जिससे शादी करना चाहते हो वो भी कैरियर है और आप भी कैरियर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शादी नहीं कर सकते। बट अगर आपको मालूम है कि दोनों शादी के टाइम पे या शादी के बाद पता चलता है कैरियर्स हैं, तो प्री नेटल टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क है कि आपका बेबी को थैलेसीमिया मेजर हो, और इस रिस्क को, इस खतरे को आप शून्य कर सकते हैं अगर आप प्रीनेटल टेस्टिंग करेंगे। प्रीनेटल टेस्टिंग
में आप 12 हफ्ते में बेबी का एक टेस्ट करते हैं, जो एक स्पेशल मॉलिक्यूलर टेस्ट है। डॉक्टर जसमीता उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो इससे आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आपकी फैमिली और आपका जो फ्यूचर फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। जी जी। बट अगर कोशिश की जाए, अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर्स ना शादी करें तो फिर आपको मान लीजिए एक जना कैरियर है, एक जना नॉर्मल है, फिर थैलेसीमिया बेबी होने का बिल्कुल ज़ीरो रिस्क है। जी जी। तो हमें इसके लिए मतलब बेदार होना ज़रूरी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर इस तरीके के हम टेस्ट करवा लें। तो इस मौजू पर हम और आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। एक हमसे फ़ोन कॉलर जुड़ रहे हैं, बात सुन लेते हैं उनकी। हेलो 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 जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए। मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजेश मेरा नाम हुआ। जी राजेश जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा 6 साल का बच्चा है मैम, जी। 2-3 साल से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, और उसका पेट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो क्या ये थैलेसीमिया का लक्षण हो सकता है? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है अभी तक? डॉक्टर से तो दिखाया नहीं दिखाया अभी तक। तो नहीं। चले डॉक्टर तुलिका, आप इन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे? हालांकि डॉक्टर से इन्होंने अभी कोई कंसल्टेशन नहीं किया है। से हो सकता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज डॉक्टर एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम करेगा पूरे बच्चे का। उसमें अगर थैलेसीमिया फेसिस, मतलब कुछ बच्चों में अगर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट या मेजर होता है तो उसमें एक तरह का शक्ल बन जाती है बच्चों की, तिल्ली लिवर बड़ा होता है। तो इस क्योंकि वो 6 साल का है तो थैलेसीमिया मेजर होने के तो चांसेस कम लगते हैं, बट थैलेसीमिया इंटरमीडिएट हो सकता है जो 2 साल के बाद पता चलता है। बट और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो फ़ोन पे इस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं यही राय दूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो फिज़िकल एग्ज़ाम करें और ब्लड टेस्ट करें, और ब्लड टेस्ट करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है वो बता सकते हैं। जी जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया ही हो राजेश जी। आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह पहले लीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या मर्ज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर जसमीता आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर तुलिका सेठ ने अभी भी बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट कराना। अगर कोई शादी करना चाहता है उसमें पता चल जाता है कि थैलेसीमिया होने के कितने चांसेस हैं बच्चे में, तो किस तरह के टेस्ट होने की ज़रूरत है डॉक्टर जसमीता, आप एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये है कि ये टेस्ट कहाँ होने पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह हर टेस्ट उपलब्ध नहीं होता, मौजूद नहीं होता। उसके लिए कैसे, किस तरह का कदम उठाना ज़रूरी है? जी, जैसा कि आपने अभी पूछा, थैलेसीमिया के टेस्ट के लिए आपका सिर्फ एक खून का नमूना चाहिए। जो हम नॉर्मली भी सीबीसी कराते रहते हैं, कभी हमें बीमारी हो हम अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। सैंपल आपकी बाजू से लिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। 2 से 3 ml खून काफ़ी होता है डायग्नोसिस के लिए। 2 से 3 ml में हमें एक कंप्लीट ब्लड काउंट मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कैसा है, जो हमारी लाल कोशिकाएं हैं उनका साइज़ कैसा है। अगर वो साइज़ छोटा है और हमारा हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आरबीसी काउंट रिलेटिवली ज़्यादा है, वो हमारा पहला साइन होता है। ये देखने के लिए कि थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं, हम एक और टेस्ट करते हैं जिसका नाम है HPLC, हीमोग्लोबिन HPLC। तो हम उसमें अलग अलग प्रकार के जो हीमोग्लोबिन है हमारे लाल कोशिकाओं में, उनका परसेंटेज डिटर्मिन करते हैं। तो हीमोग्लोबिन A2 का परसेंटेज अगर 4 से 9% के बीच में रहता है तो उनको हम थैलेसीमिया कैरियर डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो हैं कैरियर। इसी के साथ रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हम बंगाल या बंगाली साइड की बात करें हमारे देश के, तो उसमें एक हीमोग्लोबिन E भी बहुत कॉमनली मिलता है, तो वो भी हम HPLC पे पिकअप कर सकते हैं। और E और अगर बीटा थैलेसीमिया साथ में रहें तो भी बच्चे सिम्टोमेटिक रह सकते हैं। वो भी बिल्कुल जैसा मैम ने थैलेसीमिया इंटरमीडिएट बताया था वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो ये हम एक सिंपल CBC और सिंपल HPLC की जाँच से कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा ये कहाँ हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है बताना। जी। पहला है कि जितने भी आपके पास अस्पताल हैं घर के पास, बड़े अस्पताल, उन सब में ये जांच लैब है, नॉर्मली काफी सारी प्राइवेट लैब्स हैं जो भी है, वहाँ है, उपलब्ध है ये टेस्ट आसानी से उपलब्ध है। आपके घर पे आके ये लैब सैंपल कलेक्ट कर लेती हैं। सिर्फ ये है कि जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो खुद से डायग्नोसिस ना बनाएं। अगर सिम्टम्स हैं बच्चे में तो जैसा कि मैम ने पहले बताया राजेश जी को, डॉक्टर के पास ले जाना और एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, यहाँ पर पता चलता है कि हमारा बेदार
आगाह होना बेहद ज़रूरी है, अवेयर होना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह के आपको टेस्ट कराने हैं तो वो इतने मुश्किल नहीं है, कहीं भी जाकर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप करा सकते हैं, प्राइवेट लैब में भी करा सकते हैं, लेकिन कराना ज़रूरी है। कराएंगे तो ही पता चलेगा और आगे के लिए आप उसमें अवेयर रह पाएंगे। जी जी। डॉक्टर महेश, आपसे मुखातिब होंगे। पंचकर्मा की अगर हम बात करें तो काफ़ी कलीदी किरदार निभाता है कई अमराज में पंचकर्मा, और थैलेसीमिया में ये कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? जी, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें पंचकर्म मुख्य चिकित्सा है। उसमें 5 डिफरेंट प्रोसेस आती है। तो थैलेसीमिया की कंडीशन में भी, जैसा कि हमने कहा कि अगर थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है तो उस कंडीशन में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जहाँ पर अपन गर्भाधान के समय की बात करते हैं, अगर माता पिता में से कोई एक कैरियर है, थैलेसीमिया माइनर है, और उनके गर्भाधान से पहले बीज दुष्टि के कारण इसको बताया है, तो उनकी बीज शुद्धि के लिए पंचकर्म किया जाता है। और उस पंचकर्म में मुख्य रूप से विरेचन किया जाता है, जो पर्गेटिव थेरेपी है। और इस पर्गेटिव थेरेपी के द्वारा अगर प्यूरिफिकेशन बॉडी का करते हैं तो दोनों में से, अगर जो माता पिता दोनों उनमें से कोई एक कैरियर है और पंचकर्म कराने के बाद में अगर उनका गर्भाधान है तो उनमें थैलेसीमिया मिलने की संभावनाएं कम रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि पहले तो अगर शादी के समय देख लिया जाए कि अगर एंगेजमेंट भी हो रहा है, दोनों का टेस्ट करवाए और दोनों ही थैलेसीमिया पॉजिटिव, तो ऐसे में विवाह अगर एक कोई पॉजिटिव है वैसे में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो पहले तो बचाव वहाँ कर लिया जाए। और अगर उन दोनों में से कोई एक कैरियर है तो उसमें पंचकर्म के द्वारा बीज शुद्धि, जिसको अपन शुक्र और शोणित कहते हैं, तो आयुर्वेद में शुक्र शोणित की शुद्धि के उपाय बता रखे हैं, जिससे को क्रोमोसोम लेवल पर भी हम उसका कोरिलेशन कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक तो इसमें काम करते हैं, दूसरा थैलेसीमिया माइनर का कोई व्यक्ति है, उनमें भी अगर पंचकर्म कराते हैं तो उनका लाइफ इंप्रूवमेंट होता है। मतलब उनके जो साइन सिम्टम्स थोड़े रहते हैं, उन साइन सिम्टम्स में भी इंप्रूवमेंट मिलता है, माने वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। जी। और जो थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट हैं उनमें अपन ये नहीं कह सकते कि थैलेसीमिया को हम क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन उनको भी, जैसे कि उनको अगर बीटी करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो उसका ड्यूरेशन कुछ बढ़ सकता है। अच्छा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सहायक जरूर है, अपन कंप्लीटली क्योर इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पंचकर्म चिकित्सा पद्धति भी थैलेसीमिया में कारगर है। काफ़ी चीज़ों में कारगर साबित हो सकती है पंचकर्मा जो चिकित्सा थेरेपी है। चलिए इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी जी, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? संदीप मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले तो डीडी उर्दू परिवार के सभी सदस्यों को एडवांस में 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी साले 9 की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर्स की टीम से कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया और प्लेन एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया, इन चारों में कौन जानलेवा सिद्ध हो सकता है और चारों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? जी जी, तो आपने सवाल सुन लिया होगा। डॉक्टर जसमीत, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर ने पूछा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया और बाकी प्रकार के एनीमिया में क्या फ़र्क है। इसमें से थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के अलग अलग म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से थैलेसीमिया होता है। अगर हम इंडिया में सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो सिकल सेल एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूटेशन है जो बीटा ग्लोबिन चेन में होता है। अगर दोनों ही बीटा ग्लोबिन चेन सिकल हैं तो हम उसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इंडिया में एक पेरेंट से सिकल आया हुआ और दूसरे पेरेंट से बीटा थैलेसीमिया आया हुआ भी कॉमन है, तो इस स्थिति को हम सिकल बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अब सिकल बीटा और थैलेसीमिया के पेशेंट्स में जो फ़र्क रहता है वो ये रहता है कि जो सिकल हीमोग्लोबिन है वो अगर रक्त कोशिकाओं में है तो वो रक्त कोशिकाएं आसानी से छोटे सर्कुलेशन में से नहीं निकल पाती। तो वो जो कोशिकाएं हैं जब वो वहाँ ऐसी जगह से जाएंगी जहाँ से साइज़ छोटा है वेसल का, तो उनमें उनका शेप जो है वो ख़राब हो जाता है और उसे सिकल इसलिए बोलते हैं कि जो हसिया होता है वो उस शेप के हो जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये अलग अलग जगह पे जाके ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन क्राइसिस होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन का तकलीफ होता है, कभी चेस्ट में सिम्टम्स हो सकते हैं, इसे अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके सिम्टम थैलेसीमिया से थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। इन्हें
ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती रेगुलरली, बट हमें ये देखना होता है कि किसी तरीके से इनके पेन क्राइसिस को हम कम कर सकें। पर्निशियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। इसमें जो B12 की कमी वाला एनीमिया है उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। उसमें से पर्निशियस एनीमिया वो है जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये B12 को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगी। सो इसके थेरेपी के लिए IV विटामिन B12 देंगे पेशेंट को रेगुलरली तो, या IM देंगे तो ठीक रहेगा। मतलब हमें वीनस, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर B12 देना पड़ेगा, उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। यानी ये यूजुअली, जैसा अभी मैम ने मुझे सजेस्ट किया, ये एडल्ट्स में रहता है ज़्यादातर। इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़ पर से, मतलब पर्निशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून बीमारी है। बाकी जो एनीमिया रहेंगे उसमें फिर से बहुत सारे प्रकार हैं एनीमिया के। कॉमन हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है। उसके अलावा भी अनेक प्रकार हैं एनीमिया के। आई थिंक तुलिका मैम और ऐड कर पाएंगे। हाँ प्लीज़ मैम बताइए। मोटे तौर पे कुछ अनीमियाज डिफिशिएंसी एनीमिया होते हैं, जैसे आयरन डिफिशिएंसी, B12, फोलिक डिफिशिएंसीज, तो इनको न्यूट्रिशनल एनीमियाज बोलते हैं। फिर हीमोलिटिक एनीमियाज हैं, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें खून टूटने की वजह से है, तो उसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज़ या वेरिएंट हीमोग्लोबिन, जैसे सिकल सेल है, बट और भी तरीके होते हैं जिसमें खून टूटता है। और फिर कुछ होते हैं जो एप्लास्टिक एनीमियाज होते हैं जिसमें खून का बनना कम होता है। और फिर कुछ अनीमियाज होते हैं जो हम बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो ऑलमोस्ट किसी भी बीमारी में, जैसे किडनी की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, तो उसमें खून की कमी होती है। तो हर एक जो वजह होती है तो वो डॉक्टर देखता है कि क्या कारण है अनीमिया का, और फिर उसी तरह से फिर उसका उपचार होता है। जी जी जी, तो आपको आपके सवाल को जो जवाब है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दिया है। यकीन है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर तुलिका सेठ, आपके पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पर। अब ये बात हो गई है थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया क्या है, किस तरह से ये जाहिर होता है, कैसे इसको हम पहचानें। अब मैं बात करना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट थैलेसीमिया से ग्रस्त है, उसे परेशानी है, उसे बीमारी है, तो उसको और किन किन बीमारियों का ख़तरा रहता है, किस तरह से उस पेशेंट को होशियार रहना चाहिए और किस तरह से अपनी स्क्रीनिंग कराती रहनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पहले तो ये है कि जब थैलेसीमिया का डायग्नोसिस होता है तो फिर हम पेरेंट्स को बताते हैं कि उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि हीमोग्लोबिन को उनको एक फिक्स लेवल 9 या 10 से ऊपर रखना होता है। तो खून चढ़ाने से पहले अगर उनका हीमोग्लोबिन 9 या 10 है तो खून चढ़ाने का समय आ गया है। जी जी। और ये जो खून चढ़ाने का जो गैप होता है वो शुरू में तो आप बहुत छोटा पेशेंट में रखना पड़ता है इस बात का ध्यान। हीमोग्लोबिन अगर 6 है 7 है वो तो उसी वक्त वो सही नहीं है। खून चढ़ाने का जो सही वक्त है वो यही है कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद देख लेना है उसको। क्योंकि अगर खून बहुत कम रहता है तो उसमें तिल्ली लिवर ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा नहीं होता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं अच्छा होता है। तो हीमोग्लोबिन को एक पर्टिकुलर मॉनिटर करना ही है हीमोग्लोबिन को। और दूसरा ये कितने दिन में टेस्ट होना चाहिए हीमोग्लोबिन का? तो शुरू में तो हम एक महीने पे कराते हैं, बाद में जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है तो 2 हफ्ते में कराना होता है। 2 हफ्ते में कराना होता है। ओके मैम। और दूसरा ये है कि लोहा ज़्यादा हो जाता है। लोहा ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि बार बार हम खून चढ़ा रहे हैं उसकी वजह से भी, और दूसरा क्योंकि हमेशा अनीमिया रहता है तो बॉडी भी ज़्यादा आयरन अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, तो इसमें लोहा ज़्यादा हो जाता है। तो एक लेवल तक तो लोहा होना चाहिए हमारे शरीर में, बट जब वो अधिक हो जाता है तो जो लोहा है वो आपके बाकी ऑर्गन्स को, जैसे आपके हार्मोन्स के जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, आपको उसके वजह से डेवलपमेंट नहीं होता है, थायराइड और डायबिटीज़ और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हार्ट में, दिल में अगर लोहा हार्ट के बारे में सुना है, काफी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ सकती है हार्ट की? तो इसमें हार्ट फेल हो सकता है, धड़कनें इरेगुलर या तेज़ हो सकती हैं। तो बच्चों में लोहा ठीक से मेजर करना होता है। स्पेशल जांच भी होती है, एक MRI जांच होती है जो हमारे यहाँ एम्स में हम लोगों ने डेवलप किया है, रैपिड कार्डियक MRI। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हार्ट और लिवर में अगर ज़्यादा आयरन होता है तो भी इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, और वो ऑर्गन काम नहीं करता है। जैसे मैंने कहा हार्ट फेलियर होने का चांस है। तो अगर आप ठीक से जांच करेंगे तो
1-2 साल पहले से आपको पता चल जाता है कि हार्ट फेलियर होने का चांस है, तो आयरन निकालने की दवाइयाँ डॉक्टर बढ़ा सकता है, बदल सकता है, जिससे ये सब चीज़ें ना हो और बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु रहे। अगर इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है तो लोगों की आयु 40, 50, 60 तक भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है। यानी कि कुल बात जो चीज़ें आपने हिदायत यहाँ पर बताई हैं हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, अगर उनका ख़ास ख्याल रखा जाए तो जो पेशेंट है उसकी उम्र भी हो सकती है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर रह सकती है। जी, जैसे कि हम सभी ये जान ही रहे हैं कि थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है, उसके जो मरीज़ है उसे तमाम तरीके के जो मरहले हैं, दर्दनाक मरहले हम कह सकते हैं ज़िंदगी के, वो पार करने होते हैं, गुजरना होता है उनसे गुजरना होता है। डॉक्टर जस्मिता, अगर हम आपसे पूछें कि अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया का मर्ज़ है, जाहिर सी बात है खून की कमी है तो थकान होना लाजमी है, परेशानी तो बनती है, तो क्या वो भी एक आम बच्चे की तरह ही खेल कूद सकता है? जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसे कहाँ मतलब कम करनी होगी या फिर एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो कर सकता है बच्चों की तरह? देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे को इतना फ्रीक्वेंटली, जितनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफ्यूजन मिलना चाहिए, खून चढ़ना चाहिए, वो चढ़ पा रहा है या नहीं। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन 9 से 10 के बीच में ठीक से मेंटेन करा जाएगा तो वो एक्टिविटी, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा इससे, या मान लीजिए खून चढ़ाने की ज़रूरत हर तीसरे हफ्ते पे है लेकिन उसे 5 हफ्ते पे चढ़ाया जाएगा तो तकलीफ़ आएगी। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए ऐसे किसी बच्चे को बुखार हुआ है, थैलेसीमिया के बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ, अभी बुखार हुआ है, तो हो सकता है कि खून जो नॉर्मली 3 हफ्ते में टूटता वो हो सकता है कि अभी 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में भी टूट जाए। तो ऐसे समय पे खून की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इन बच्चों का बोन मैरो रिजर्व ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बोन मैरो ऑलरेडी ज़्यादा काम कर रही होती है, तो इस समय पर खून हमेशा ज़्यादा जल्दी टूटता है। सो इस वजह से होता है कि हम बच्चे जो थैलेसीमिया के क्रॉनिक तरीके से ट्रीट हुए बच्चे हैं, जिनको खून नहीं चढ़ा है एडिक्वेटली, उनके लिए स्कूल जाने में, बच्चों के साथ खेलने में वो जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर खून ठीक से चढ़ाया जाएगा तो ये बच्चे काफ़ी नॉर्मल रहते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि लोहा कम करने के लिए दवाइयाँ इन बच्चों को पहले से ही चल रही होती हैं। जितना अच्छे से उनका लोहा कम रखा जाए उतने अच्छे से ही उनकी बाकी पूरी ग्रोथ चलती रहती है। डॉक्टर जस्मिता, एक चीज़ बार बार खून चढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं खून चढ़ाने की ज़रूरत है और किस तरह से खून किस हालात में चढ़ाने की ज़रूरत है। अब खून चढ़ाने की बात की जाए तो खून वो कहाँ से मुहैया होता है? क्या वो पेरेंट्स देते हैं? क्या हॉस्पिटल उसके लिए कुछ करता है? ये ज़रा सा प्रोग्राम देखने वालों को बताएं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून है जिसमें थैलेसीमिया, बहुत ज़रूरी है बताना, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि थैलेसीमिया के परिवार, क्योंकि उनको ज़िंदगी भर और बहुत अधिक उनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें इन बच्चों को फ्री में खून मिलता है। एंड ये उनको रिप्लेसमेंट मतलब फैमिलीज को नहीं डोनेट करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात आप बता रही हैं कि अगर खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बड़ी ये मदद है, कितनी बड़ी मदद है कि हॉस्पिटल से ही खून मिल जाता है। और कभी भी हॉस्पिटल में अगर आप खून किसी को देने के लिए जाते हैं या खून आपको चाहिए होता है तो उसके बदले में हमेशा आपको खून देना पड़ता है, आमतौर पे ये देखा गया है। लेकिन इस बीमारी में ये कितनी बड़ी मदद है कि हॉस्पिटल से ही आपको खून मिला है। मैडम, मैं ये मतलब आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि खून चढ़ाना और इतना रेगुलर चढ़ाना, तो खून आएगा कहाँ से? ये आपने इसके बारे में खुलासे से बताया है, ये बहुत ही बेहतर बात है। मैं समझता हूँ काफ़ी समझ में आया होगा प्रोग्राम देखने वालों को। यहाँ पर डॉक्टर महेश के पास हम आएंगे। खेल कूद की बात हो रही थी, यहाँ थैलेसीमिया से जो पेशेंट हैं बच्चे, उनको कितना खेलना चाहिए, मैडम ने काफ़ी अच्छे से बताया। आप ये आयुर्वेदा के हिसाब से थोड़ा सा खाने पीने का भी बताइएगा कि किस तरह के खाने पीने की ज़रूरत है थैलेसीमिया के पेशेंट को। देखिए, एक तो एनीमिया और थैलेसीमिया, जी, एनीमिया में अपन लोह तत्व वाली चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि व्यक्ति वो ले तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ओके। और थैलेसीमिया में ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें वो ज़्यादा लोह तत्व वाली नहीं हो, क्योंकि उनको ब्लड भी चढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन उसमें जब लोह तत्व जाता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए अलग अलग थेरेपी करते हैं, चाहे क्लेशन थेरेपी या और भी कुछ करते हैं।
तो यहाँ पर मेन खाने पीने में ध्यान ऐसा रखना है कि जिनमें लौह तत्व ज़्यादा है ऐसे चीज़ों का प्रयोग कम करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में स्पेनिश पालक है या ब्रोकोली है, वाटरमेलन है, मतलब जिन जिन द्रव्यों में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है ऐसी चीज़ों को हम थोड़ा कम दें तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। बाकी किसी भी डाइट से या लाइफ स्टाइल से हम उनको थैलेसीमिया माइनर या मेजर को अपन क्योर कर दें ऐसा नहीं है, लेकिन सावधानी रखने से बहुत कुछ सरलता हो जाती है, ताकि उनको ब्लड भी अगर चढ़ाना पड़ा तो उस कंडीशन में भी। पांडु रोग वाले में जो एनीमिक कंडीशन वाले रहते हैं उनमें ये सब चीज़ें देते हैं कि अनार का जूस है या उनको अपनों ने पालक है, पुनर्नवादी अपने यहाँ जो रहता है उन चीज़ों को देने से ही ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो इसमें लौह तत्व चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी जगह जैसे गोघृत है, इसमें कैल्शियम रिच डाइट हम देते हैं और कैल्शियम रिच डाइट इसलिए देते हैं कि उनकी अस्थियां जो है ना वो ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि थैलेसीमिया वाले पेशेंटों में अस्थियां उनकी कमजोर हो जाती है। तो हम आयरन रिच डाइट की जगह कैल्शियम रिच डाइट देते हैं। तो उसका अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से खान पान भी इसमें सहायक होता है। कितनी अच्छी बातें आपने बताई, अगर इन बातों को समझा जाए तो पता चलता है कि कितना ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश ने बताई हैं, बहुत सरलता से बताई हैं, बहुत आम ज़बान में बताई हैं, ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुंच चुका है, बहुत सारी बातें हुई आज थैलेसीमिया को लेकर। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर तुलिका सेठ से ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम देखने वालों को एक मैसेज, एक पैगाम दें और बताएं किस तरह से थैलेसीमिया के बारे में लोगों को अवेयर रहना चाहिए और स्क्रीनिंग कराना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर तुलिका सेठ, आपसे मेरी गुजारिश है। तो सबको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो अवश्य है कि आपका पूरे परिवार को अपना कैरियर स्टेटस का टेस्ट हो। शादी से पहले अगर आप जानकार हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम बच्चा होने से पहले माता पिता का टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कि ऐसे थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे हमारे देश में अधिक ना पैदा हो। अभी जो हमारे पास संख्या है कि करीब 10 से 15 हज़ार बच्चे हर साल इस बीमारी के हमारे देश में पैदा होते हैं। ओके ओके ओके। यहाँ डॉक्टर जसमीत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी को स्क्रीनिंग करानी है, जैसे मैडम ने बताया है, तो किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए और कब कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप अपना क्या मैसेज रहेगा आपका इस प्रोग्राम के हवाले से? जी, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमें कंप्लीट ब्लड काउंट और HPLC का टेस्ट, हीमोग्लोबिन HPLC का टेस्ट ये कराना रहता है। इससे हम अपना कैरियर स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंफर्मेशन के लिए अगर बात करें तो वो मॉलिक्यूलर मेथड से होता है। उसमें हम बीटा चेन में जो इंडिया में 5 कॉमन प्रकार के म्यूटेशन हैं उनका टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम पूरा बीटा चेन पूरा ही सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कैरियर स्टेटस पता कर सकते हैं। जैसा कि फरहान जी आपने पहले कहा था कि ट्रांसफ्यूजन इन बच्चों को मैम ने भी बताया कि फ्री मिलता है, लेकिन फ्री ब्लड तभी आएगा जब हम सब लोग जाके डोनेट करेंगे। तो एज सच कोशिश ये रहनी चाहिए कि साल में मेल्स एटलीस्ट 2 बार, ऑल्दो वो 4 बार कर सकते हैं, बट अगर सारे मेल्स एटलीस्ट 2 बार करें, फीमेल्स एटलीस्ट साल में 1 बार ब्लड डोनेट करें, तो ही है पॉसिबल कि हम अपने हर साल 10,000 की जो फैमिली ऐड हो रही है थैलेसीमिया बच्चों के लिए, उनके लिए ब्लड मिल पाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर डॉक्टर व्यास आप क्या कहना चाहेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक तो थैलेसीमिया से घबराएं नहीं। कई बार जो होता है ना, आपने देखा होगा अगर किसी को केवल ये बता दें कि आपको ब्लड कैंसर है, तो ये सुन करके ही व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। तो हम उनका उत्साह बराबर बनाए रखें। परिवार में भी अगर किसी को है तो उसका पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट बराबर करते रहें, तो निश्चित रूप से थैलेसीमिया होते हुए भी हम अपने शरीर को बहुत अच्छा रख सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए डरे नहीं, उसकी जगह हम अवेयरनेस को संभाल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर डॉक्टर व्यास साहब ने बताया कि हम एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर तुलिका सेठ ने आज थैलेसीमिया पर बात की, बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पर।
लास्ट में जो डॉक्टर तुलिका सेठ ने अपना पैगाम दिया वो बहुत ही बेहतर पैगाम है। उन्होंने बताया कि हर इंसान को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बहुत ख़ास नॉलेज होती है, पता रहता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, थैलेसीमिया से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको स्क्रीनिंग कराने की बेहद ज़रूरत है। स्क्रीनिंग कराने से आपको एक तो बीमारी का पता चल जाएगा। अगर कोई नए कपल है, शादी करने जा रहे हैं, दोनों ही अपनी स्क्रीनिंग करा लेते हैं और उनको पता चलता है, और कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो डॉक्टर तुलिका सेठ ने तो यहाँ तक बताया कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इलाज कराएंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, मॉनिटरिंग कराएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और ये बीमारी जल्द से जल्द इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। डॉक्टर जसमीत दास ने यहाँ पर हमें बताया कि किस तरह से स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग की कितनी अहमियत है। डॉक्टर जसमीत ने यहाँ तक बताया कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, उनको कराना कोई बहुत बड़ा मुश्किल भी नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं, आप आसपास की प्राइवेट लैब में करा सकते हैं, या कहीं भी जाकर वो टेस्ट करा सकते हैं। और एक बात बहुत ख़ास यहाँ पर डॉक्टर जसमीता ने बताई, उसके लिए मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा पूरी हेलो डॉक्टर की टीम रिक्वेस्ट करती है, सभी से रिक्वेस्ट करती है कि ब्लड डोनेशन की अहमियत को समझिए। कमाल की बात यह है कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आप दो काम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि ब्लड डोनेशन के साथ आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत सभी को होती है। कोई हादसा होता है, कोई बीमारी होती है। डॉक्टर तुलिका सेठ ने जैसे बताया कि आज अस्पतालों में फ्री में ब्लड दिया जा रहा है, जो इस तरह के पेशेंट सामने आ रहे हैं। हर साल में, पूरे साल कितनी बड़ी तादाद सामने आ रही है बच्चों की थैलेसीमिया से, जो जिनको प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की। तो उसके लिए क्या है, ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड फ्री में मिल रहा है, ब्लड फ्री में तभी मिल पाएगा जब हम उसे डोनेट करेंगे। तो ब्लड डोनेट कीजिए, उससे आपकी भी सेहत बेहतर से बेहतर रहेगी। डॉक्टर व्यास की बात को यहाँ पर हम करेंगे कि डॉक्टर व्यास ने जिस तरह से बताया कि इसके बारे में घबराएं नहीं। अगर किसी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है भी तो आज इलाज है और बहुत बेहतर इलाज है। एक पूरा डिपार्टमेंट है जो थैलेसीमिया का पूरा इलाज करता है। यहाँ पर आज का प्रोग्राम में तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रोग्राम के बारे में, इस बीमारी के बारे में बताया। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बहुत सारी नई जानकारी देने के लिए। जी वाकई फरहान, कई ऐसे अमराज और ये बीमारियां हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम की यही कोशिश है, काविशें भी हैं कि इन जो अमराज हैं इन पर हम रोशनी डालें, इनके तय आवाम को बेदार करें, और आगे भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। इसलिए हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, कोई खदशात हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर देखना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल। और समरीन, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे प्रोग्राम देखने वाले सारे साल हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो हमें इन्हें, अब तो हम इनसे अगले साल मुलाकात होगी, तो उससे पहले आप नेक ख्वाहिशात नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी। साले 9 की आमद है फरहान, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को एडवांस में मुबारकबाद देना, क्योंकि हमारी मुलाकात भी एक नए साल के साथ होगी, नए साल की खुशियों और मुसर्रतों के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल और अपने अपनों का ख्याल। आदाब। थैलेसीमिया खून की एक बीमारी है। ये बीमारी जीन की खराबी की वजह से होती है। थैलेसीमिया वालिदैन से जीन के जरिए बच्चों में मुंतकिल होती है। इसकी शदीद शक्ल में खून नहीं बन पाता या हर महीने खून चढ़वाने की जरूरत होती है। जिल्द का जर्द होना, थकावट, कमजोरी, भूख और वजन में कमी थैलेसीमिया की अलामात हैं। इस मर्ज को पीने के साफ पानी, सेहतमंद ग़िज़ा, सफाई सुथराई और मुनासिब तिब्बी देखभाल से रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। थैलेसीमिया के मरीज को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं, अनाज, फल और सब्जियां खास तौर से इस्तेमाल करनी चाहिए।